मैं फंसा हुआ हूं। जब फंसे होते हो तभी तो पूछते हो ना कि बाहर कैसे निकलें। बंदर मस्त डाल पे बैठा हुआ है, उसको कोई जिज्ञासा है क्या? बताइएगा। है? मस्त पड़ा हुआ है। और एक चूहे को चूहेदानी में बंद कर दीजिए और फिर उसकी हालत देखिए, वो क्या कर रहा है। वो लगातार अब जिज्ञासा कर रहा है। वो शाब्दिक जिज्ञासा नहीं कर सकता, तो वो किस तरह से जिज्ञासा करता है? वो एक एक तीली को धक्का देता है और गोल गोल घूमता ही रहता है। ये उसकी जिज्ञासा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि वो बंधन में है। बंधन ही दुख है, और जिज्ञासा उस दुख के पार जाने का उपाय है। शुरुआत तो इससे करेंगे कि ये जो डब्बा पैदा होता है, ये एक जड़ डब्बा है जो फैक्ट्री से, जैसे फैक्ट्री से कोई माल पैदा हुआ, माल तैयार हुआ, और ये दो तरह की जड़ताएं लेके पैदा हुआ है। अब जड़ता की भी अपनी एक प्रकृति है और चेतना की भी अपनी एक प्रकृति है। और फिर बातचीत इस अंदाज में आगे बढ़ती है कि जड़ता की जो प्रकृति है उसको हम कहने लग जाते हैं सिर्फ प्रकृति, और चेतना की जो प्रकृति है उसको हम कहने लग जाते हैं स्वभाव। जिसको आप मनुष्य का स्वभाव इत्यादि बोलते हो, सच्चिदानंद इत्यादि बोलते हो, वो भी वास्तव में प्रकृति ही है। वो भी वास्तव में वो चेतना की प्रकृति है। पर चेतना भी क्या है सब प्रकृति ही। यहां तक पहुंचे हैं एक प्रक्रिया से, वो प्रक्रिया याद रखनी बहुत जरूरी है। सब प्रश्नों के पीछे जो केंद्रीय समस्या है वो दुख है, और इसीलिए मुक्ति और आनंद हमेशा एक सांस में बोले जाते हैं। मुक्ति और आनंद कभी भी आपको दो अलग अलग संदर्भों में वो लिखित नहीं मिलेंगे, और मिल रहे हैं तो फिर बात नासमझी की है। मुक्ति और आनंद हमेशा एक सांस में बोले जाएंगे, और उसी तरीके से दुख और बंधन एक सांस में बोले जाएंगे। मैं फंसा हुआ हूं। जब फंसे होते हो तभी तो पूछते हो ना कि बाहर कैसे निकलें। वही तो पूछते हो बाहर कैसे निकलें। बंदर मस्त डाल पे बैठा हुआ है, उसको कोई जिज्ञासा है क्या? बताइएगा। है? मस्त पड़ा हुआ है। और एक चूहे को चूहेदानी में बंद कर दीजिए और फिर उसकी हालत देखिए, वो क्या कर रहा है। वो लगातार अब जिज्ञासा कर रहा है। वो शाब्दिक जिज्ञासा नहीं कर सकता, तो वो किस तरह से जिज्ञासा करता है? वो एक एक तीली को धक्का देता है और गोल गोल घूमता ही रहता है। ये उसकी जिज्ञासा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि वो बंधन में है। तो चूंकि हम बंधन में हैं, हमारे पास प्रश्न होते हैं। बंधन ही दुख है, और जिज्ञासा उस दुख के पार जाने का उपाय है। अब ये जो दुख है, इसको हम थोड़ा और टटोलते हैं, मामला क्या है। तो ये जो पैदा हुआ है, हमने कहा कि ये है तो ऐसे पूरा पदार्थ ही, और फिर भी इसके भीतर दो प्रकार के तत्व होते हैं व्यवहारिक दृष्टि से, एक जड़ और एक चेतन। अब इन दोनों की दिशाएं या तल एकदम अलग अलग होते हैं। आप जड़ को देखिए तो आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए और 2 साल बाद वापस आइए तो ये कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा। मरा गिरा मिलेगा, धूल धूसरित मिलेगा, पर मिलेगा यहीं पर। जड़ पदार्थ को कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं नहीं जाना उसको। वो जहां है जैसा है ठीक है। और अगर उसे कहीं जाना भी है, वो कोई गति करता भी है, तो गति भी बंधे बंधाए नियमों से होती है। उदाहरण के लिए एक गति ये हो सकती है कि आप इसके भीतर कुछ छोड़ के जाएं और आप वापस आए तो पाए बुरी तरह सड़ चुका है। सड़ ही नहीं चुका है, वो तो कब का भाप बन गया। 2 साल बाद वापस आएंगे, इसमें कुछ छोड़ के गए थे तो कुछ नहीं मिलेगा, बोड़ चुका होगा। तो गति तो हुई, पर वो गति भी बंधे बंधाए नियमों से हुई। ये जड़ पदार्थ है, ठीक। और चेतना की जो प्रकृति होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है। हम जिसको कहते हैं ना मनुष्य का स्वभाव, वो वास्तव में हम चेतना की प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो हम क्या हैं? जड़ हैं। ऐसे लिखिए, हम हैं जड़ एक और जड़ दो। दो तरह की जड़ताएं हैं हम। पहले तरह की जड़ता को हम सिर्फ बोल देते हैं जड़ता, और दूसरे तरह की एक खास जड़ता होती है जिसको हम बोल देते हैं चेतना। तो शुरुआत तो इससे करेंगे कि ये जो डब्बा पैदा होता है, ये एक जड़ डब्बा है जो फैक्ट्री से, जैसे फैक्ट्री से कोई माल पैदा हुआ, माल तैयार हुआ, और ये दो तरह की जड़ताएं लेके पैदा हुआ है। तो जड़ एक जड़ दो, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, ताकि हम भूल ना जाएं
कि पारमार्थिक तल पर जड़ और चेतन, तो इसीलिए हम चेतना को भी जड़ दो लिख रहे हैं। तो शुरुआत करें कहने से जड़ एक है, जड़ दो है, उसके नीचे लिखेंगे जड़ एक को फिर हम बोलने लगते हैं जड़ता, और जड़ दो को बोलने लग जाते हैं चेतना। अब जड़ता की भी अपनी एक प्रकृति है और चेतना की भी अपनी एक प्रकृति है। तो लिखिए जड़ता की प्रकृति, उसके नीचे लिखिए जड़ता की प्रकृति, और चेतना के नीचे लिखिए चेतना की प्रकृति। और फिर बातचीत इस अंदाज में आगे बढ़ती है कि जड़ता की जो प्रकृति है उसको हम कहने लग जाते हैं सिर्फ प्रकृति, और चेतना की जो प्रकृति है उसको हम कहने लग जाते हैं स्वभाव। तो जिसको आप मनुष्य का स्वभाव इत्यादि बोलते हो, सच्चिदानंद इत्यादि बोलते हो, वो भी वास्तव में प्रकृति ही है। वो भी वास्तव में वो चेतना की प्रकृति है। पर चेतना भी क्या है सब प्रकृति ही। सारा खेल प्रकृति का है, ताकि हम भूले नहीं कि हम जितनी बातें कर रहे हैं वो सब मन के दायरे की ही है। याद नहीं रखोगे कि सब प्रकृति है, सब प्रकृति है, तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो, कौन से लोक में। याद रखना होता है कि ये जो बातें ना तो हैं तो सब भौतिक ही। प्राकृतिक माने भौतिक, पार्थिव बातें है तो सब वही। तो उसको हम स्वभाव बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमारे हत्थे ये दो शब्द आ गए, एक प्रकृति और एक स्वभाव। मैं यहां तो शुरुआत भी कर सकता था, पर हम यहां तक पहुंचे हैं एक प्रक्रिया से, वो प्रक्रिया याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब हमारे पास हमारे माने हम यही लोग नहीं, हर जीव जो पैदा हुआ है, अब उसके पास दो चीजें हो जाती हैं, एक प्रकृति एक स्वभाव। एक प्रकृति जो आपने लिखा है उसके बाद फिर से अच्छे से देखिए क्या लिखा है, ताकि ये ना हो कि आगे आप इनमें कंफ्यूज हो जाएं। हाँ वही चेतन। जब आपने वहां पे भेद करा ना, जड़ एक जड़ दो, जड़ एक जड़ दो करा, तो वहां पे आपने दृश्य को कहाँ डाल दिया था? जड़ एक में। और दृष्टा को कहाँ डाल दिया था? जड़ दो में। ठीक है। अब ये हमने जो पूरा अभी ये खाका खींचा है, जो टेबल बनाया है, ये माया है, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से ये सत्य नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से तो भाई एक ही तत्व है, तुम उसके दो खंड कर भी क्यों रहे हो? लेकिन अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी तोड़फोड़ दिया है, हिस्से बना दिए, फिर वापस आ जाएंगे, सब बंद कर देंगे डब्बा। ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई हमसे संबंधित, हमसे, प्रकृति और स्वभाव। ये सबके पास होते हैं। कोई जीव है तो उसके पास ये दो चीजें होंगी, एक उसकी प्रकृति होगी और इसका एक स्वभाव होगा। ठीक है। प्रकृति किसकी होती है? शरीर की। और स्वभाव किसका होता है? चेतना। ये जो चेतना है, जिसका स्वभाव होता है, इसके केंद्र में जो बैठा होता है, जो अपने आप को दृष्टा आदि बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अहंकार। अहंकार। वो कहता है ना मैं देख रहा हूं, तो यही अहंकार है, मैं देख रहा हूं। तो कोई पूछे कि तात्विक दृष्टि से बताओ अहंकार जड़ है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे? है तो, है तो जड़ ही। पूरी चेतना ही जड़ है। पूरी चेतना ही जड़ है। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया तो फिर दुख का कोई समाधान भी नहीं निकलेगा। या तो कोई ऐसा पारखी हो कि उसको बस इतना बोल दो कि सारी चेतना बस जड़ है और रासायनिक नियमों का पालन करती है, वो इतना समझने से ही दुख मुक्त हो जाए, तब तो अलग बात है। वरना हम जिस केंद्रीय समस्या से जूझ रहे हैं, वो समस्या किसकी है? बंधन की और दुख की। ये कह देने भर से कि अहंकार तो जड़ होता है जी, केमिकल होता है। अगर किसी का दुख दूर होता हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आमतौर पर नहीं होता। नहीं होता तो इसीलिए फिर एक श्लोक को 2 घंटे तक, है ना, बात समझ में आ रही? नहीं तो श्लोक अपने आप में वास्तव में पर्याप्त है। अगर आप ऐसे हों कि एक नजर में ही उसके सार तक पहुंच जाएं, उसकी गहराई को छू पाएं, पर हो नहीं पाता आमतौर पर। तो ये है मैं, जो चेतना के केंद्र पर बैठा है, यही सब दुख सुख का भोगता है, यही बंधन में इसलिए जिज्ञासा करता है चूहे की तरह कि बाहर कैसे निकलूं, बाहर कैसे निकलूं, मैं तो फंस गया, चारों तरफ ये चूहेदानी है, मैं बाहर कैसे निकलूं। ये मैं है। ठीक है ना। इसी मैं की जिज्ञासा से इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। इस मैंने छटपटाहट ना दिखाई होती तो हम ये सब बैठ करके कुछ नहीं कर रहे होते। तो अध्यात्म की शुरुआत ही होती है उस ईमानदार जीव से जो सर्वप्रथम मानता है कि वो परेशान है, दुख में है। जो माने ही ना कि वो परेशान है, बंधन में है, फंसा हुआ है, दुख में है, उसके लिए अध्यात्म
एक बहुत व्यर्थ की चीज हो जाती है, पीछे की चीज हो जाती है। हो सकता है वो ये ना बोले खुलेआम कि व्यर्थ है, तो व्यर्थ नहीं बोलेगा पर वरीयता बहुत पीछे की दे देगा। वो भी एक ही बात है। आप किसी चीज को अपनी जिंदगी में 20वीं वरीयता दे दें तो आपने यही कह दिया है कि वो व्यर्थ है। आप किसी चीज को अपनी जिंदगी में 20वीं वरीयता दे दें तो आपने यही तो कह दिया ना कि वो व्यर्थ है। हाँ, आप में इतना साहस भी नहीं था कि धड़ल्ले से बोल पाते कि मैं तो जी इसको व्यर्थ मानता हूं। इतना साहस आमतौर पर संसारियों में होता नहीं कि जिस चीज को व्यर्थ मानते हैं सीधे ही कह दें। तो ये नहीं कहते कि व्यर्थ है, वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, ये जरूरी है, इसका महत्व है, पर हमें इससे पहले 8-10 काम और निपटाने हैं। ये भी कर लेंगे पर इससे पहले 20 काम और करेंगे। वो आप जो है व्यवहारिक रूप से डिफैक्टो यही कह रहे हो कि आप उसको व्यर्थ ही मानते हो। जिन लोगों के लिए दुख की समस्या प्राथमिक नहीं है उनके लिए अध्यात्म शुरू भी नहीं होने पाता। जिनके लिए उनका दुख और मुक्ति प्राथमिक नहीं होते वो फिर अध्यात्म को, गीता को, सत्रों को भी पीछे ही रखते हैं। भाई मेरे लिए जब मेरी बीमारी महत्वपूर्ण नहीं है तो दवाई क्यों महत्वपूर्ण होगी बताओ। जिस आदमी को अपनी बीमारी का ही कुछ ख्याल ना हो, कुछ होश ना हो, वो आदमी दवाई को कितना सम्मान देगा या देगा? आप उसके पास दवाई लेके जाओगे, पीछे पीछे भागोगे तो भी कहेगा हाँ देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, नहीं अभी ठीक नहीं है, समय नहीं है, कुछ और कर रहे हैं, बहुत महंगी है दवाई, कड़वी है दवाई, कुछ भी बोल देगा। तो दुख से शुरुआत है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हमारे आपके दुख से शुरू होती है। और दुख तो है ही, क्योंकि जो जन्म ले रहा है वो एक बहुत विचित्र पिक्यूलियर स्थिति में जन्म ले रहा है। उस स्थिति का ही नाम दुख है। तो जन्म ही दुख है। जन्म कैसे दुख है? जन्म ऐसे दुख है कि प्रकृति और स्वभाव को एक में जहां बांध दिया गया उसको देह कहते हैं। यह दुख है। प्रकृति और स्वभाव बिल्कुल अलग आयामों की चीजें हैं, और देह वो जगह है, वो साइट है जहां इन दोनों को कुछ ऐसे बांध दिया गया है कि अलग ही नहीं हो सकते। अलग करने का भी एक ही तरीका है, क्या? मरी जाओ। बात समझ में आ रही है? एक भयानक तरीके का बेमेल विवाह है देह, कि दो ऐसे लोग बंध गए हैं, अलग हो ही नहीं सकते। और विवाह में तो फिर भी ये है कि आप जवान हो जाते हो तब करते हो, तो कम से कम शुरू के 25 साल बच जाते हैं। जो अब मैं कुछ बोल रहा हूं, देह का तो ये है कि पहले क्षण से मिली हुई है, उसमें यह गुंजाइश भी नहीं कि शुरू के कुछ साल बचेंगे। वो पहले क्षण से मिली हुई है, और उसमें दो ऐसों को बांध दिया गया है जो कभी साथ बंध सकते ही नहीं। इसलिए समझने वालों ने इतनी बात समझ के कहा कि बेटा सिर्फ जीवन नहीं दुख है, जन्म ही दुख है। सिर्फ जरा नहीं दुख है, जन्म ही दुख है। हम कौन है, अपनी परिभाषा समझ पा रही हैं? दो ऐसों का बेमेल गठबंधन है हम, जो कभी साथ चल नहीं सकते, पर जब उनको साथ बांध दिया जाता है तो उस स्थिति का नाम देह है। देह माने एक ऐसी स्थिति जहां दो विसंगतियों का बड़ा मायावी मिलन हो रहा है। यही माया है, देह ही माया है, पहली माया देह ही है। यह ऐसी चीज है जो हो नहीं सकती पर है। प्रकृति और स्वभाव साथ तो चल नहीं सकते, क्योंकि हमने ही कहा कि भाई जड़ और चेतन तो अलग अलग हैं। ये रहा जड़, इसका अपना हिसाब किताब है, और ये रहा चेतन, इसका अपना अलग हिसाब किताब है। देह वो जगह है लेकिन जहां जड़ और चेतन आपस में बंध ही नहीं गए हैं, ऐसे गुथ गए हैं जैसे आटे में नमक। अलग करके दिखा दो, जैसे पानी में शक्कर, अलग करके दिखाओ। है कोई जो अपनी जड़ देह से अपनी चेतना को अलग करके दिखा सके? 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं उस कमरे में जाता हूं, दरवाजा बंद करके। जैसे कपड़े अलग करके दिखाए जाते हैं ना, फिर थोड़ी देर में बाहर आए और दिखा दिया, देखिए ये शर्ट है, ये अलग करके आपको दिखा दी।
तो ऐसे ही करो, अंदर जाओ और वहां से अपनी चेतना अलग से हाथ में ऐसे टांग के ले आओ। बाबा जी कर सकते हैं ये सब, आप नहीं कर पाओगे। अभी फंस गए, गजब फंस गए। पानी से तो शक्कर फिर भी अलग, और आटे से भी नमक अलग हो सकता है, पर इससे चेतना अलग कर दी तो उसको तो मृत्यु बोलते हैं। और वहां तो प्रयोग चल रहा है, तो पानी में से शक्कर अलग करोगे तो दोबारा मिला भी दोगे। पर इसका तो ऐसा है कि एक बार अगर अलग हो गया मामला तो फिर हम्म अब के बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़े फिर जाए। ये सब मूर्खों की बातें होती हैं कि अब बिछड़ गए हैं तो दोबारा मिलन भी होगा। यहां तो एक होता है और आखिरी होता है। तो ये अजीब स्थिति है, दो को साथ बांध दिया है जो साथ रह नहीं सकते। और अगर उनको अलग करो तो जिसको दुख मिलता है, जिसने ये सवाल करा, जिसकी वजह से पूरी गीता है, जिसकी वजह से आज का सत्र है, अगर अलग करो तो उसको और दुख मिलेगा। आप मेरे पास आके बोले आपको बड़ा बंधन है, तो मैं कहूँ ठीक है मर जाओ, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो आप कहोगे जो छोटा मोटा दुख है, मूर्ख आदमी और बड़ा दुख बता रहा है। कहां फंस गए हम? तो फिर इसलिए प्रतीकात्मक तौर पर ज्ञानियों ने बार बार कहा कि दोबारा नहीं आना। मतलब समझ रहे हो भैया, हो गया एक बार फंस लिए, ये जगह अच्छी नहीं है। पागल होते हैं जो कहते हैं कि अभी और मिले, अभी और मिले। ज्ञानियों ने हमेशा यही कहा है, जितना अभी कर्जा सर पे चढ़ा रखा है बस उसको निपटा लें, उसके बाद हम चाहते हैं हमारा कोई लेना देना न बचे। चलना चाहते भी हैं तो बस तब तक जब तक कि सर पे कर्ज है। हम कहते हैं ना मातृ ऋण पितृ ऋण, तो माँ बाप तो असली पृथ्वी ही है। ये बड़ा ऋण है हमारे सबके ऊपर कि जो हमारी सबसे बड़ी माँ है वो कितने कष्ट में है, तो मातृ ऋण तो उतारना पड़ेगा ना। तो उससे पहले कैसे कहते हैं कि टाटा बाय बाय, उतना रुकना पड़ेगा। पर ज्ञानी कहता है उतना ही रुकूंगा जब तक ऋण उतारना है, इसलिए नहीं रुकूंगा कभी और भोगना है। मैं काम कर रहा हूं इसलिए क्योंकि सर पर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो जो पैसा आता है उसको जा करके उधार चुका आता हूं। काम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जो पैसा आता है उससे जा करके मौज मारूंगा। ये ज्ञानी का वचन होता है। संसार में हूं ताकि उऋण हो जाऊं, और उऋण होने के बाद हमें ये अलग बात है कि उऋण हुआ, क्योंकि ज्ञानी होने का मतलब ये होता है कि तुम अपना ही नहीं कर्ज उतारते, तुम दुनिया भर का कर्ज अपने माथे ले लेते हो। अब बताओ कैसे उतारोगे? तुम जितना उतारोगे उससे ज्यादा झुन्नू धनिया मिलकर के चढ़ाते चलेंगे। तो ज्ञानी फिर तलाश ही करता रह जाता है कि बस जल्दी से अब और निपट जाए, फिर हम प्रस्थान करें प्रस्थान करें। वो फिर आता है, देखता तो और बढ़ गया। ये किसने बढ़ा दिया? जब बहुत परेशान होता तो कोई था, किसने कहा था कि तुम पूरी दुनिया का अपने ऊपर ले लो? अपना व्यक्तिगत उतार लो, चले जाओ। काहे के लिए? बोले व्यक्तिगत ऋण नहीं उतारना है, जो व्यक्तिगत है वही तो उतारना है। और अगर व्यक्तिगत को नहीं उतारा तो व्यक्तिगत ऋण उतारने से क्या फायदा? जम रही है बात अभी? अब ये चेतना है, इसकी अलग प्रकृति है, स्वभाव, और ये चाहती है मुक्ति। और इसको क्या चाहिए? नियम। और नियम माने बंधन। तो इसीलिए लॉज ऑफ मैटर होते हैं, लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होते। इसको क्या चाहिए? भौतिकी के सारे नियम किसके नियम है? हाँ, इसके नियम है। कभी सुना है चेतना के नियम? और चेतना के नियम अगर निकल आए तो वो क्या थी? वो जड़ता थी। चेतना के भी नियम निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी को गाली दे दोगे तो क्रोधित हो जाएगा, ये एक प्रकार से चेतना का नियम है। पर ये चेतना का नियम नहीं है, ये जड़ता का नियम है। तो वो लगभग इसी का नियम है। ये स्थूल पदार्थ है, जो क्रोधित हो जाए वो सूक्ष्म पदार्थ है। पर वो भी नियमबद्ध अगर हो सकता है तो पदार्थ है। अगर किसी के बारे में आपने कोई ढर्रा पकड़ लिया, माने आपने उसका कोई
नियम खोज निकाला, सूंघ लिया, डिटेक्ट कर लिया कि ये एक ढर्रे पर, पैटर्न पर, लॉ पर चलता है, तो इतने से प्रमाणित हो गया कि वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जड़ है। नियम सिर्फ जड़ पर लागू होते हैं। भाई प्रकृति की बात है, ये हम दावा नहीं कर रहे, ये हम देख कर बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ये ऑब्जर्वेशन की बात है बस, ठीक है। तो इसको तो चलना है और इसको कभी कोई दुख लगना नहीं है। और जो चेतन है वो नियम पर फंस गया तो यही उसका दुख है। इसको रहना है हमेशा सीमाओं में, और जो चेतन है उसको आपने सीमा दे दी तो यही उसका दुख है। और बताइए इसके बारे में, आप इसके बारे में जो कुछ बताएंगे, चेतना उससे बहुत अलग निकलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मूल्य निरपेक्ष होता है। इसका जो काम है वो वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है। मैं इसमें अमृत भर दूं तो इसका रंग क्या रहेगा, मैं इसमें जहर भर दूं तो इसका रंग क्या रहेगा, मैं इससे किसी की जान बचा दूं तो भी इसका रंग क्या रहेगा, और मैं इससे किसी का खोपड़ा फोड़ दूं तो भी इसका रंग क्या रहेगा। तो ये मूल्य निरपेक्ष होता है। और चेतना मूल्य करती है। वो किसका मूल्य करती है? हाँ, पदार्थ का। चेतना किसका मूल्य करती है? अरे इतनी देर से तो बोल रहे हैं, वो मुक्ति को मूल्य देती है। तो चेतना की बात मूल्य सापेक्ष है और ये होता है मूल्य निरपेक्ष। और बोलो, ये सिर्फ आकर्षण जानता है और चेतना प्रेम जानती है। आकर्षण और प्रेम में क्या अंतर है? आकर्षण के नियम बता सकते हो, आकर्षण शुरू होगा इसको 2 घंटे पहले ही बता दोगे। आप सज बज के कहीं जाते हो पार्टी में, आपको 2 घंटे पहले नहीं पता होता कि आज बहुत आकर्षित होने वाले हैं। आप तैयार हो रही होती हैं, कोई आता बोलता है कि आज तो बिजली गिराएगी। 2 घंटे पहले ही पता है कि आज बहुत गिरने वाले हैं। इससे क्या पता चला कि ये बात नियमगत है, ये बात नियमबद्ध है। नहीं तो पहले कैसे पता चल जाता? और प्रेम किसी नियम पर चलता नहीं। प्रेम और आकर्षण में कोई अंतर पूछे तो बहुत आसानी से ये भी बता देंगे तो आपको 10/10 है। बहुत तरीकों से अंतर बताया जा सकता है, पर यह तरीका भी अच्छा तरीका है कि आकर्षण आप पहले ही बता दोगे कि होने वाला है, क्योंकि वो लोहे और चुंबक जैसा है। नियम की बात है, लोहा लेके जा रहे हो, चुंबक के पास पता है खींचेगा, लोहे की औकात नहीं कि न खींचे। प्रेम के बारे में आप ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। वो किसी नियम को नहीं मानता। ये जो है ये अपने बचने का इतना ख्याल करता है, इतना ख्याल करता है कि आप इसको अगर बदल भी दो तो ये बचा रहता है ना। इसको आप किसी भी रूप में डाल दो, बचेगा तो पदार्थ ही। उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास, एक तरह से इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर बोलते हैं उसको। ऊर्जा बन जाएगा, कुछ बन जाएगा पर बचा रहेगा, कहीं जाके इसे दफन नहीं कर पाओगे। और चेतना जब प्रेम में होती है तो भी वो अपना लोप मांगती है। चेतना जब मुक्ति मांगती है तो भी वो यही कह रही है कि मैं ना रहूं। ये न कभी चाह सकता कि ये ना रहे, न कभी ये संभव है कि ये ना रहे। और चेतना लगातार एक ही बात कहती है, हो गया, बहुत हो गया, मैं ना रहूं। कुछ मिल जाए ऐसा जिसमें मैं घुल जाऊं। और घुलूं ऐसे नहीं जैसे पानी में शक्कर, क्योंकि पानी में शक्कर घुल भी गई है तो शक्कर अभी बची हुई है। चेतना वैसे घुलना चाहती है, वैसे मिटना चाहती है जैसे सागर में सरिता, कि अब आप अलग नहीं कर पाओगे, अब नहीं हो सकते अलग। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है आप अब उसको वापस नहीं ला सकते। आखिरी मिलन हो गया, या कहिए कि मृत्यु हो गई। हर मामले में तो ये दोनों अलग निकल रहे हैं। आप 5-6 तरीके और निकाल लीजिएगा एक्टिविटी के तौर पर, कि चेतना और जड़ता कैसे अलग अलग व्यवहार करते हैं। इतना अलग अलग व्यवहार करते हैं, बाप रे बाप। और देह में क्या है? देह में क्या कर दिया? दोनों को ऐसा बांध दिया, ऐसा बांध दिया कि आपका रेशा रेशा चेतन है। रेशा माने जड़ और रेशा चेतन है। हम कहते नहीं हमारी कोशिकाएं चेतन है। आप जिसको ये भी कहते हो कॉन्शियसनेस, वो भी न्यूरॉनिक सर्किट्स पर चलती है। तो जड़ता और चेतना ऐसे गुत्थम गुत्था हो गए हैं इस जीव में कि उनको अलग नहीं कर सकते।
और इसका रास्ता अलग और चेतना का रास्ता अलग। इस संगम से दुख कौन पाएगा? इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसे कहीं डाल दो। इसने थोड़ी कहा है कि मैं कौन हूं, मैं कहां आया, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसने थोड़ी कहा है। चेतना दुख पाती है जड़ता के साथ, इस तरीके से बंध करके, बंध करके।